अच्छा। हमें गोलियां लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पे भी कोशिश की गई थी ईरान के अंदर, मुझे भी पकड़ने की कोशिश की गई थी उनकी एजेंसीज के द्वारा। अच्छा। लेकिन अपनी क्या हुआ था, सावधानी, जरा डिटेल में बात देखिए मैं करें। आप बताऊं कि वहाँ पे 4 लोग किडनैप हो गए थे ईरान के अंदर, जब हमीद अंसारी वहाँ के प्रेसिडेंट एम्बेसडर थे। जी। तो मेरे को बता अपने दिया वाइस कि प्रेसिडेंट साहब। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट साहब, उनकी बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे एम्बेसडर थे। जी 1991 से लेकर 1993 की बात है। जी। तो मुझे कहा गया भाई ये भी आपको उठा लेंगे, आप एक्सपोज हो चुके हैं। तो मैंने थोड़ी सी प्रिकॉशन ले ली। मुझे पता था कि उनका काम करने का तरीका कैसे है, किसी को उठाने का तरीका कैसे है। जैसे पाकिस्तान के अंदर तो आपको घर से उठा लेंगे, आपकी वाइफ को भी उठा सकते हैं, आपके बच्चों को भी अटैक कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन ईरान के लोग सभ्य लोग हैं। ईरान की इंटेलिजेंस के लोग जो मर्जी जिसी से बिहेव करें, इंडिया या बाकी कंट्री के साथ सभ्यता से बिहेव करते हैं। मेरे को पता था कि या तो अगर आपको मारना होगा तो आपके पीछे गाड़ी चढ़ा देंगे, या आपको किडनैप करके ले जाएंगे जब अकेले में हो। फैमिली के साथ आपको टच नहीं करेंगे, ना फैमिली को परेशान करेंगे। अच्छा। जैसे मेरी लड़की आती थी स्कूल से, छोटी लड़की थी, 3-4-5 साल की थी, तो आती थी तो उसका हाथ नहीं पहुंचता था घंटी पे। ऊपर का मकान था हमारा, तो सामने एक ऑफिसर जहाँ पे लेडीज़ बैठी होती थी, लड़कियाँ उसको पकड़ के लड़की को अपने ऑफिस में जाके खाना खिलाती थी। अच्छा। जब मेरी वाइफ आती थी तो उसको भेज देती थी। अच्छा। तो कोई हमें चिंता की बात नहीं थी। अच्छा। मैं जब ऑफिस से निकलता था तो हमारा ग्रुप बना हुआ था, 3-4 लोग, या तो टैक्सी लेके आएगा, सारे बैठ जाएंगे, चले जाएंगे, और पता था भीड़ में तो उठाएंगे नहीं, और वापस आते तो उसी तरीके से। फिर वाइफ से कहा था कि जब मैं निकलूं तो मैं ऑफिस पहुंच के तुम्हें फ़ोन करूंगा, तो 15-20 मिनट की वेट करना, नहीं तो फलाने आदमी को मैसेज दे देना, जिसमें से अटल बिहारी वाजपेयी का नाम था, कुछ जर्नलिस्ट का नाम था, कुछ हमारे दोस्तों के नाम थे, ताकि इसका पूरा पब्लिश हो जाए, पब्लिकेशन हो जाए या शोर मच जाए, और इसी तरीके से वापस आऊँ तो इसी तरीके से। तो वहाँ से मुझे लगा कि थोड़ा खतरा था, मैं जल्दी वापस आ गया। उसके बाद सामान मेरा बाद में आया। आप कितने साल एजेंसी के साथ रहे? 38 साल, 38 ईयर्स। कब से कब? 1972 से लेकर 2010 तक। अच्छा। उसके बाद मैंने डिटेक्टिव एजेंसी चलाई कुछ साल तक। अच्छा। फिर मैंने किताबें लिखनी शुरू कर दी, आर्टिकल लिखने शुरू कर दिए। लेकिन आप 72 से 2010, यानी कि उधर के 28 साल और 10 साल 38 साल और इधर के 10 साल, दोनों मिला के 38 साल आपने एजेंसी के लिए काम किया। और किन किन मुल्कों में आप गए? देखिए, मैं ईरान के अंदर था, अच्छा। मैं लंदन में था, मैं नेपाल में था। अच्छा। फिर कुछ मिशंस के अंदर बाहर भी गए थे किसी और चक्कर में। अच्छा। तो किसी और कंट्री में जाने की बात थी, अफगानिस्तान के अंदर नॉन फैमिली स्टेशन तो था, तो मैंने मना आप कर ईरान का वाकया बता रहे थे कि ईरान में कंपैरेटिवली जी। दूसरे मुल्कों के मुकाबले ईरान के लोग बेहतर थे, बहुत अच्छे। और वहाँ पे अगर आपको पकड़ने की भी नौबत आती तो शायद उसका तरीका थोड़ा सभ्य था। बिल्कुल सभ्य था। जैसे आप पाकिस्तान के अंदर देखिए, पाकिस्तान के अंदर मैं आपको बताऊं, बात 92-93 की बात थी, कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग थे उनको घर से उठा लेते थे। उनको तमीज़ ही नहीं है। आपकी वाइफ खड़ी होगी बच्चों को छोड़ने के लिए, उसके ऊपर गाड़ी चलाने की कोशिश करेंगे, गालियाँ देंगे उसको, सामने खड़े हो जाएंगे, घर के पीछे खड़े होकर के अपनी पैंट उतार के खड़े हो जाएंगे। हरामी लोग हैं, मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। बाकी किसी कंट्री में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के ऐसे के लोगों की बात कर रहा हूँ। अच्छा। ये जो परेशानी देखिए, बहुत से लोगों को पकड़ा गया। जैसे एक आदमी को पकड़ा गया, वो कहता है मुझे ले गए एक आइसोलेटेड जगह के अंदर, और वहाँ जाके कपड़े को गीला करके गांठ बना ली, और पेट से बांध के पीटा गया बहुत देर तक। अच्छा। ये ऐसे काम करते हैं डिप्लोमेट्स के साथ भी। अच्छा। और उस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करती थी, क्योंकि उस टाइम पे नरसिम्हा राव, इंडिया के पीवी नरसिम्हा राव इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको भरोसा था अपनी एमईए के ऊपर, और एमईए इंडिया से हमसे कोऑपरेट नहीं करती थी, आईबीपी कोऑपरेट नहीं करती थी। फिर हमने उनसे कहा ऐसे के लोगों से, भाई आप इनके आदमी को उठा लो। जब एमईए का आदमी उठा तो तब इनकी आँख खुली, और तब हमारे लोगों को किडनैप करना बंद किया। अब ये बताइए, आप अलग अलग देशों का एक्सपीरियंस बता रहे हैं, उसमें बता रहे हैं पाकिस्तान में काम करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है। तो जो लोगों का, जैसे आप जैसे लोग हैं, आपने कहा कि आप ईरान गए, आप लंदन गए, आप दूसरे जगहों पर भी गए, तो लोगों की पोस्टिंग आती हो कि भाई तुझे पाकिस्तान जाना, तुझे कराची जाना, तुझे इस्लामाबाद जाना, तुझे लाहौर जाना है। तो जब इस तरह का मिशन अलॉट किया जाता है या पोस्टिंग आती है, तो जो लोग काम करने वाले उनके दिल दिमाग पे क्या गुजरता है? क्या कोई ऐसे लोग टकराए आपको, उनका रहा है यार छोड़ो पाकिस्तान नहीं जाना, मैं इससे बेहतर। देखिए, जब आपकी पोस्टिंग है तो आपको जाना पड़ेगा, और फिर आपको मेंटली तैयार होना पड़ता है सिचुएशन के लिए, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा। पाकिस्तान में कुछ टाइम तक प्रॉब्लम हुई, लेकिन बाद में उतनी प्रॉब्लम नहीं। अच्छा। आज पाकिस्तान में आपको इस टाइप से हरास नहीं किया जाता, लेकिन है तो वही है, तो मैं क्या वर्ड उनके लिए यूज़ करूँ। ठीक है। अब आप ये बताइए, जो आप कह रहे हैं कि जो अपना रॉ है उसका मेन काम, जो हम सब भी जानते हैं कि मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, इन्फॉर्मेशन हासिल करना है, और उस इन्फॉर्मेशन को सही चैनल के जरिए हिंदुस्तान पहुंचा देना है, ताकि देश के अगेंस्ट कुछ नहीं हो। राइट। अब अगर ऐसी बात है तो मैं पिछले जो आपने कार्यकाल अपना बताया उसी दरमियान से शुरू करते हैं और फिर आगे तक आते हैं।
करगिल, ठीक है, उसके बाद फिर कांधार, फिर पार्लियामेंट पे अटैक, फिर उसके बाद और आगे आप बढ़ते जाइए, फिर 26/11 हो गया, फिर पठानकोट हो गया, फिर उरी हो गया, उरी से आगे बढ़े तो पुलवामा हो गया, और अब हमने देखा ये पठानकोट लेटेस्ट वाला जो है, तो ये वाला सॉरी पहलगाम लेटेस्ट है ये वाला। इतने सारे वाक़ये में आपको लगता है कि एजेंसी की तरफ से चूक हो गई? मतलब रॉ को जो काम करना चाहिए था, जो हमारी दूसरी एजेंसी रॉ ही मेनली विदेश से आने वाली, कि वो सही जानकारी अपने चाहे फौज को, पुलिस को, सरकार को, शासन को नहीं दे पाई, या उसने इन्फॉर्मेशन दिया लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को तवज्जो नहीं दी गई ज़्यादा, इसलिए यह हादसे हो गए। देखिए मेन रीज़न है कि भी आपने देखा होगा कि इजराइल और ईरान का युद्ध हुआ, हमास के साथ भी युद्ध हुआ। इजराइल का बेस्ट डिफेंस सिस्टम है, डोम सिस्टम है, वहाँ पे मिसाइलें दागी गई, ड्रोन्स फेंके गए, और उसके बावजूद भी कुछ ड्रोन्स और मिसाइलें एंटर कर गई इसराइल के अंदर। 90% को पकड़ लिया गया लेकिन 10% एंटर कर गई। तो कोई भी सिस्टम्स परफेक्ट नहीं है, रॉ भी परफेक्ट नहीं है, सीए परफेक्ट नहीं है। आपने देखा किस तरीके से उनके प्रेसिडेंट के ऊपर अटेम्प्ट हुई थी ट्रम्प के ऊपर, और किस तरीके से इजराइल जो इसकी एजेंसी के बारे में कहा जाता है कि मोसाद बेस्ट है वर्ल्ड के अंदर, बिल्कुल वहाँ पे भी तो हमास ने अटैक किया, वो भी तो नहीं पता चला ना। देखिए बेसिकली इसी तरीके से नहीं, इसमें मैं डिफ़र करूँगा। देखिए ऐसे पता चला कि हमारे सीमा पे जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से लग रहा है, उस पर गोलीबारी मोटार से दागे, जब वो समझ में आता है कि उधर के साइड मेरा एनिमी बैठा हुआ है और वो हम पे बम गोले फेंक रहा है, लेकिन पार्लियामेंट में घुस के वहाँ पे कोई हमला करके चला जाए, कोई आए ताज होटल बॉम्बे में आके वहाँ पे उसे बम से उड़ाने की कोशिश कर जाए, आतंकी उसको होस्टेज के तौर पे ले ले, कोई हमारे आए पहलगाम में घुस जाए बैसरन वैली में और इनोसेंट टूरिस्ट को निशाना बना के गोली मार दे, उसमें थोड़ा अंतर है। वहाँ पे भी तो हमास ने अटैक किया ना, सिविलियंस पे अटैक किया ना इसराइल के अंदर, तो नहीं पकड़े गए, तो पता ही नहीं चला उनके मोसाद को। इवन 1967 में जब इसराइल पे अटैक हुआ था तो भी तो सरप्राइज था ना उनके लिए। आप एक एक करके पूछिए, मैं बताता हूँ कि कहाँ का क्या फेलियर था। अब आप बात करते हैं कारगिल से। कारगिल में उससे पहले क्या हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी गए थे पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान जाने के बाद, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ने पहले से तैयारी कर ली थी, क्योंकि वो नहीं चाहती हमारे दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन इम्प्रूव हों। ठीक, आर्मी पता है कि अगर यहाँ पे रिलेशन इम्प्रूव हो जाएंगे तो आर्मी की रेलिवेंस ख़त्म हो जाएगी। इवन अमेरिका नहीं चाहता कि इंडिया और पाकिस्तान दोस्त बने। जो भी प्राइम मिनिस्टर हमसे दोस्ती करने की कोशिश करता है उसको फांसी दे देते हैं, जैसे भुट्टो की बात करिए। ठीक है, फिर लियाकत अली जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे उनको ही मार दिया गया था इंडिया में आने के बाद। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी गए थे पाकिस्तान के अंदर, तो मुशर्रफ ने अपनी जो कोर टीम है, जो 5 उनके जनरल्स हैं, उनके साथ मीटिंग की कि कैसे इनको काउंटर किया जाए। तो एक जनरल ने कहा भाई आप इनके अटैक करेंगे तो रिटेलिएट करेंगे। वो कहते इंडिया वाले रिटेलिएट नहीं करते, चुपचाप काम करो। और इन्होंने पहले सोचा मिलिटेंट को भेज देंगे कारगिल के ऊपर अटैक कंट्रोल करने के लिए, लेकिन मिलिटेंट वहाँ जा नहीं सकते थे, वो ट्रेन नहीं होते। तो इन्होंने अपने पैराट्रूपर्स को भेजा, स्पेशली उन लोगों को भेजा जो हिली एरिया को बिलोंग करते थे, और पश्तून को भेजा। ठीक, 3000 से 4000 लोग चढ़ गए ऊपर। और ये कहना गलत होगा कि रॉ के पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैं एक आदमी का नाम बताऊंगा, सी वांगदुस। उस इन्फॉर्मेशन दी थी, कारगिल के अंदर पोस्टेड था कि यहाँ पे पाकिस्तानी मिलिटेंट, एक हमारा ऑफिसर था, अच्छा, जो वहाँ पे पोस्टेड था, बिलोंग करता लेकर। मतलब आप ये कहानी कह रहे बकरवाल से पहले उसने बताया? बिल्कुल, सी वांगदुस, हाँ जी। उसने बकरवालों ने जो जानकारी दी उससे पहले उसने बता दिया था उसने। अच्छा, 2 बार 2 इन्फॉर्मेशन दी। जब नहीं हुआ तो दिल्ली आ गया बताने के लिए, लेकिन दिल्ली में किसी की सुनी नहीं, किसी ने उसकी सुनी नहीं। मतलब आप बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ी बात। रॉ का एक अधिकारी या एक ऑफिसर या एक कर्मचारी वो इन्फॉर्मेशन देता है कि इस तरह की घुसपैठ हो रही है, होने वाली है या हो गई है, और उसकी बात पे किसी ने तवज्जो नहीं दी, और वही चीज़ जब बकरवाल आके बोलते हैं तो फिर पूरा देश उस पर, तब देश सुन रहा है, लेकिन तब भी रॉ ने एक्ट नहीं किया। आप मुझे बताइए कि रॉ ने एक्शन लिया था उसके बाद? रॉ ने तो कभी नहीं बोला। यहाँ तो लोग कहते हैं इंटेलिजेंस फेलियर है। लेकिन एक दूसरी बात है कि इस आदमी की बात इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास आया था ट्रांसफ़र के लिए कि मेरी ले में ट्रांसफ़र करा दो, मेरे थोड़े कनेक्शन है डिपार्टमेंट के अंदर। तो मैंने कहा चलो तुम्हारी ट्रांसफ़र करा दूंगा। मैंने उसकी ट्रांसफ़र करा दी ले के अंदर। वो तब मुझे बता के क्या सारी बातें। देखिए मेन बात क्या है, तो आप लोग ये जो जानकारी देते हैं, क्योंकि हो सकता है जो हमारे बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में ये लिखेंगे कि भाई ये जो कह रहे हैं कि उसने बताया, तो ये बताया कैसे? मौखिक बताया क्या, फ़ोन करके बता दिया, सामने कागज़ पे लिख के मेल किया था? वहाँ से मैसेज जाते हैं, कोडेड मैसेज जाते हैं
जहाँ पे अच्छा। पोस्टेड होते हैं, हमारा सिस्टम है कनेक्शन का। अच्छा। पोस्ट से जाएगा तो 10 दिन 15 दिन लग जाएंगे, लेकिन कोडेड मैसेज होते हैं, साइफर के मैसेज से कन्वे किया जाता है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन है, उसको यहाँ पे डेस्क पे रिसीव किया जाता है, कोलेक्ट किया जाता है, पूछा जाता है कोई तुम्हें डाउट हो मतलब तो। ये कह रहे कि एक डॉक्यूमेंटेड मैसेज था, बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड मैसेज था, आपको याद होगा, हाँ। जिसको कि नजरअंदाज किया गया। आपको याद होगा इमरान खान ने भी एक मैसेज का रेफरेंस दिया था कि मुझे वाशिंगटन से साइफर मैसेज आया किस, साइफर मैसेज, तभी तो उसको जेल में डाल दिया अमेरिका ने। अब देखिए उसके बाद क्या था कि रॉ का नेटवर्क है, हमारे टेक्निकल के लोग बैठे हैं, ठीक है, पूरे बॉर्डर पे है, गुजरात से लेकर के आपके हिमाचल प्रदेश तक या आगे तक। ठीक। तो जो भी वहाँ पे डेवलपमेंट होती है उसको सुना जाता है और सुन के उसको कोलेक्ट किया जाता है। तो वहाँ पे जब अगर कोई थोड़ी सी मूवमेंट होती है आर्मी की तो पता चल जाता है, और वही मूवमेंट पे हम अपने देश की सुरक्षा करते हैं। अगर पता ही चलेगा तो बैठे किस लिए, झक मारने को थोड़ी बैठे वहाँ पे। तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आई और ये था कि वहाँ पे कुछ लोग जो पश्तो में बात कर रहे थे, वो वहाँ पे मूवमेंट दिख रही थी उनकी, लेकिन जानबूझ के इस इन्फॉर्मेशन को छुपाया गया, क्योंकि उस टाइम पे एक कॉन्स्पिरेसी चल रही थी अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ। अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे और उनके खिलाफ इस कॉन्स्पिरेसी चल रही थी। दुल्लत को लाया गया था आईवी से रॉ के अंदर, और दुल्लत रॉ में नंबर 2 पे थे और देख रहे थे कारगिल को। और उसके बाद जो हमारे आर्मी के चीफ थे वीपी मलिक, उन्हें जब बात ओपन हो गई तो उन्होंने कहा जी मैं यहाँ पे एयरफोर्स को यूज़ नहीं करूँगा। भाई क्यों नहीं यूज़ करोगे? अगर एयरफोर्स यूज़ की होती तो हमारी इतनी कैजुअलिटीज़ नहीं होती। फिर उसके बाद यहाँ पे बफोर गन्स लगा दी गई। अब बफोर गन्स लगाती तो बफोर गन्स का एमुनिशन 10 दिन का था। तो मैं उस टाइम पे लंदन में था, तो वहाँ से रिक्वायरमेंट भेजी गई कि हमें एमुनिशन चाहिए। हमने नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन भेज दी कि प्लेन भेजो और एमुनिशन इकट्ठा कर लो। तो एमुनिशन आ गया, उसके बाद बफोर गन्स चलनी शुरू हो गई। बफोर गन्स के अंदर जीपीएस लगा, ये टारगेट को स्ट्राइक कर सकती हैं स्पेसिफिक को। उसी बीच में एक रॉ के ऑफिसर थे, या मैं कहूँ स्पेशल सेक्रेटरी थे, जो रॉ के एयर विंग के इंचार्ज थे, मेजर आर.एस. बेदी। अच्छा। 65 के वार में उन्होंने बहुत वेलर दिखाया था उनको। आप चूंकि नाम लेके बात करते इसलिए उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है, मतलब कोई ये ना कि हवा में बातें कर रहा है। और ये ऑफिसर ये बाद में एनटीआरओ के चीफ बने। अच्छा। इन्होंने अप्रोच किया कि आप हमारी मदद क्यों नहीं लेते, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं इंडिया ने कहा था अमेरिका से सैटेलाइट दे दो, फलाना दे दो। इन्होंने अप्रोच किया कि आप हमारी मदद लीजिए, तब क्योंकि हमारी मदद लोगे तुम क्या करेंगे, हम तो प्लेन या अपनी चीज़ें तभी भेजेंगे ना जब आप हमसे मदद मांगोगे। तो अल्टीमेटली जब इनको परमिशन मिली तो इन्होंने कहा कि मैंने उनको हेड काउंट दिया। अच्छा। कहाँ कहाँ कितने लोग बैठे हैं, हेड काउंट मिला तो हमारी बफोर गन्स चली और वहाँ पे लोगों को मारना शुरू किया। इससे पाकिस्तान में हड़बड़ी मच गई। उसके साथ साथ देखा गया कि हमारे पास तो प्लेन नहीं है, अटैक हेलीकॉप्टर नहीं थे। बाद में इसको ज़रूरत पड़ी तो आज हम अपाची हेलीकॉप्टर भी लिया हमने। फिर हमारा प्रेजेंट हेलीकॉप्टर वो बना रहे जो अटैक हेलीकॉप्टर्स है। फिर देखा कि हमारे पास तो प्रॉपर प्लेन्स भी नहीं है। ये तो हमने 12 अगस्त स्ट्राइक में भी देखा था। तो उसके बाद पाकिस्तानियों को मारना शुरू किया। तब मुशर्रफ पहुँचे नवाज शरीफ के पास। इससे पहले नवाज शरीफ को नहीं पता था कि वहाँ पे कारगिल में उनकी फ़ौज घुस गई है। वो तो वाजपेयी ने उनको फ़ोन किया, साथ में दिलीप कुमार को बिठाया कि आप, दिलीप कुमार ने कहा कि आपकी इस एक्शन की वजह से हमें यहाँ दिक्कत होती है हिंदुस्तान के अंदर। नवाज शरीफ को भी नहीं पता था। और बाद में मुशर्रफ जब पता लगा कि उनके लोग पिटने शुरू हो गए, मरने शुरू हो गए। नहीं, ये दिखावे के लिए बात है कि उसको पता नहीं था या जेन्युइनली पता नहीं था? जेन्युइनली नहीं पता था, क्योंकि मुशर्रफ नहीं चाहता था कि नवाज शरीफ किसी भी तरीके से सक्सेसफुल हो या उनको हटाना चाहता था। और इसके पीछे वो अकेला नहीं था, अमेरिका भी उसको सपोर्ट करता है बाद में, तभी तो नवाज शरीफ को हटाया वहाँ से। नहीं चलिए, वो तो दूसरी स्टोरी। हाँ। मतलब वो स्टोरी ऐसी है कि उसमें दो देशों की सुरक्षा और रणनीति और पॉलिटिक्स की बात है, उसकी तरफ जियो पॉलिटिक्स पर अपन नहीं जाते। अपन तो बस एजेंसी की बात कर रहे हैं कि रॉ का काम जो है इन्फॉर्मेशन देना था। और आप कह रहे हैं कि वो हमारे एक ऑफिसर ने वक्त रहते दिया था। वो भी दिया था, उससे ज़्यादा अथॉन्टिक है कि हमने वहाँ पे जो इंटरसेप्शन की थी वो सारी चीज़ें थी, लेकिन बावजूद उसके उस पर ध्यान उस वक्त पे वैसे नहीं दिया गया। इसीलिए ये हुआ। दिया नहीं गया जानबूझ के, इग्नोरेंस नहीं थी यहाँ पे। और दूसरा बता दूं एक बात, हमारे जो आर्मी चीफ है जो अपने आप को बड़े बहादुर कहते हैं उस टाइम पे, वीपी मलिक, वो 6 दिन भाग गए पोलैंड वॉर के टाइम में। वहाँ भाग गए पे क्योंकि भाग क्या जाएंगे तो गए क्या क्या करने गए थे वहाँ पे? आपका वार चल रहा है, आप जाके वहाँ पे घूमने चले जाते हैं या कोई मीटिंग अटेंड करने जाते हैं क्या? उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ थी हमारे पास? वार चल रहा था हमारा, सिचुएशन ख़राब हो सकती थी। और क्या पर्पस था इसका पाकिस्तान का कारगिल पे कब्जा करने का? अगर कारगिल पाकिस्तान के कब्जे में होता तो सियाचिन हमसे अलग हो जाता। सियाचिन पे हम सामान नहीं भेज पाते थे, यही पाकिस्तान का पर्पस है। अगर सियाचिन हमारे कंट्रोल में रहता तो लेह लद्दाख हमारे हाथ से निकल जाता। और नुब्रा रिवर जो सियाचिन से निकलती है वो उसको फीड करती है लेह लद्दाख को,
वो उनको पानी नहीं मिलता, तो पाकिस्तान के कंट्रोल में सारा कुछ आ नहीं, जाता। वो सारी बातें सही है। चलिए मैं आपकी इस बात को मान लेता हूँ और उस बात के साथ जो आप दावे के है, मतलब जो चीज़ें बता रहे हैं सपोर्ट में, वो भी देख लेते हैं। ये बात हुई करगिल की, ठीक है। कारगिल के बाद कांधार हाईजैक हो गया, वो तो वन ऑफ द बिगेस्ट मतलब डिसास्टर के लिए इंटरनेशनली भी। हमारे जो आतंकी हमें जिनको पकड़ के जेल में हमने रखा, उनको गोदी में बिठा के लिटरली हम लोग दे आए जी। कि भाई आप चले जाओ, उसमें नहीं फेलियर था? नहीं, यहाँ पे फेलियर नहीं था। कैसे? यहाँ पे मैं नेपाल IC-814 हाईजैक में आप कह रहे हैं कि रॉ का फेलियर नहीं था? बिल्कुल नहीं था। ये अगेन कॉन्स्पिरेसी थी अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ, क्योंकि कुछ लोग उनकी गवर्नमेंट के उनके आसपास रहते हुए दो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वाजपेयी को गद्दी से निकालना चाहते थे। और इसकी इन्फॉर्मेशन दी थी, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, यूवी सिंह जो एक रॉ के ऑफिसर पोस्टेड थे काठमांडू के अंदर। उन्होंने एक्चुअली जा रहे थे कहीं पे, तो वहाँ पे सर्च करते हैं रॉ के ऑफिसर, घूमते घूमते देखा एक जिम, वहाँ पे कुछ लोग देखे जो इंडियन टाइप लगते थे, वो वहाँ पे जिम कर रहे थे। उनको लगा कि ये तो, फिर देखा तो उर्दू में बात कर रहे थे, उनको लगा ये तो इंडियन है नहीं। एक दाढ़ी वाला बैठा था साथ में, तो उन्होंने उनको अपने लोगों को लगाया उनके पीछे। तो वहाँ पे एक होटल में ठहरे हुए थे और पता चला कि पाकिस्तान की एम्बेसी विजिट कर रहे हैं, तो उनको सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली और उन्होंने अपने ऑफिसरों को सारी इन्फॉर्मेशन दी कि इनका प्लान है हाईजैक करने का IC-814 को। नाम क्या बताया ऑफिसर साहब? यूवी सिंह। यूवी सिंह, अच्छा। तो मेरे इसमें भी, मेरे कनेक्शन में भी आज भी, तो मैंने भी बाद में फाइल देखी वहाँ पे, मैं तो पोस्टेड था नेपाल के अंदर। अच्छा तो ऑफिसर ने कहा आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा। इन्फॉर्मेशन तो नेचुरली भेजी होगी, लेकिन उस पर एक्शन नहीं लिया गया। कभी आपने सुना दुल्लत साहब को कि यहाँ पे इंटेलिजेंस फेलियर था? टाल जाते हैं सारे क्वेश्चंस। दुल्लत साहब उस टाइम पे रॉ के चीफ थे, जो कारगिल हुआ, जो उस टाइम पे रॉ के चीफ थे अरविंद दवे, उनको बना दिया गवर्नर। क्यों बना दिया भाई? बड़ा सक्सेस किया था उन्होंने। और दुल्लत जिनको IB से लाया गया था, वो थे स्पेशल सेक्रेटरी, उनको रॉ का चीफ बना दिया गया। और सेम IC-814 की हाईजैकिंग के बाद दुल्लत को एडवाइज़र बना दिया कश्मीर के अंदर। तो मतलब आपके हिसाब से ये तो किसी दूसरे कॉमन आदमी से पूछिए, वो तो इनाम मिल रही हो क्या ना भाई? आपको एक अच्छे जगह पे किसी को पोस्टिंग कर दी गई या बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई, तो आपने कुछ अच्छा काम किया। बिल्कुल अच्छा काम किया ना। तो ये अच्छा दुल्ला साहब वही है ना जिन्होंने पाकिस्तान के ऐसे के साथ एक बुक लिखी है उनके चीफ के साथ। और दुल्ला साहब कहते हैं कि पाकिस्तान के ऐसे बेस्ट है। जब आप पाकिस्तान के एक्शन के ऊपर एक्शन नहीं लोगे तो बेस्ट होगी। जब पाकिस्तान इंडिया के अंदर हाईजैक करेगा प्लेन और आप एक्शन नहीं लोगे तो नेचुरली बात है से बेस्ट होगी। जब कारगिल के ऊपर पाकिस्तान सक्सेस हो जाएगा इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, तो नेचुरली बात है से बेस्ट हो जाएगी। क्रेडिट तो हमारी आर्मी को जाता है, लेकिन जितने लोग हमारे मरे कारगिल के अंदर, अगर जनरल वीपी सिंह ने प्रॉपर एक्शन लिया जाता, यानी कि रॉ की मदद मांगी जाती, या वहाँ पे कहते हैं एयरफोर्स को यूज़ करेंगे, जनरल तो वीपी सिंह नहीं, वीपी मलिक, तो ये बात ना होती, इतने लोग ना मरते। आपके घर का क्या गया? आपका बेटा तो उस टाइम पे आर्मी में था। अब जरूर ठीक है, अब होता तो जरूर कर लेते उसको, क्योंकि उनका बेटा भी आर्मी में आ चुका है। तो ये सारे के सारे कॉन्स्पिरेसी थी बात के खिलाफ। हम आगे बढ़ गए, कांधार पे आ गए। आप कह रहे हैं कि कांधार हाईजैक से पहले भी जो रॉ के ऑफिसर एजेंट हैं उन्होंने जानकारी दी थी कि इस तरह के कुछ साजिश चल रहे की तैयारी हो रही है, हाईजैक हो सकता है, बावजूद इसके उस पर ध्यान नहीं दिया गया। दूसरी बात, ये यूवी सिंह को इग्नोर किया गया। जो आदमी देश के फेवर में खबर देगा उसको इग्नोर करते थे। फिर एक और इंटरेस्टिंग देखिए ना, बताइए। प्लेन हाईजैक हो गया, इनके पास सिर्फ चाकू था। प्लेन हाईजैक होके उन्होंने कहा उसके जो पायलट था कि इसको आप लाहौर ले चलो, उसने मना कर दिया कि पेट्रोल इतना नहीं है मेरे पास, आपको मैं अमृतसर तक ले जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है, मान गए वो। उसने प्लेन की स्पीड को कम कर दिया ताकि, और डायरेक्शन चेंज कर दी। ये बात है शायद इलाहाबाद के ऊपर, चेंज कर दिया तो नेचुरल बात है यहाँ पे खबर आ जाए कि प्लेन ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दिया, हाईजैक हो गया। ये प्लेन 1 घंटे तक के आसपास खड़ा रहा अमृतसर एयरपोर्ट पे। वहाँ पे आर्मी के ऑफिस आ गए, जो आपके पंजाब पुलिस के कमांडोज आ गए, टैंक आ गया, ब्रिगेडियर वहाँ पे टैंक लेके आ गए, और सब इंतजार करते रहे दिल्ली से कोई ऑर्डर मिलेगा। कौन ऑर्डर देता भाई? अटल बिहारी वाजपेयी थे नहीं वहाँ पे। ये ऑर्डर देता कौन? NSA, हमारे होम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, रॉ के चीफ, IB के चीफ, कौन देता? क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी थी प्लेन को यहाँ पे, और उड़ने दिया 1 घंटे के बाद प्लेन को। प्लेन चला गया लाहौर के अंदर। जब लाहौर में गया तो कहते इसको उड़ने मत दो, हम अपने कमांडो भेजेंगे। भाई पाकिस्तान तुम्हारे कमांडो को क्यों झेले? फिर हमारे जो एम्बेसडर थे उस टाइम पे पार्था सारथी, वो हेलीकॉप्टर लेके
एयरपोर्ट पे आए, एयरपोर्ट लाहौर एयरपोर्ट में आने से पहले उस प्लेन को उड़ा दिया। वहाँ पे इन्होंने उसको एमुनेशन दे दिया, ग्रेनेड्स दे दिए, बंदूकें दे दी। वो चला गया यूएई के एयरपोर्ट पे। वहाँ कहते जी कमांडो भेजेंगे। आपने अमृतसर में तो कमांडो भेजे नहीं। जब प्लेन उड़ गया आप कहते कमांडो भेजेंगे पाकिस्तान के अंदर। फिर जब दुबई में यूएई में चला गया तब कहते कमांडो भेजेंगे। यूएई के अंदर लेडीज़ और बच्चों को उतार लिया गया, प्लेन को उड़ने दिया गया। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगे तो यूएई क्यों लेगा? फिर ये चला गया कंधार के अंदर। जब यहाँ पे कोई नेगोशिएशन, ये बात थी 24 दिसंबर को हुआ था इसको। जब सारी बात हो गई तो अल्टीमेटली देखा गया कुछ अचीव नहीं हो रहा, तो 3 मेंबर की टीम भेजी गई कंधार के ऊपर। एक थे अजीत डोवाल जो आईबी से थे, एक थे सीडी साहे जो रॉ से थे, और तीसरे थे विवेक काटजू जो एमए से थे। तीनों सीनियर आदमी थे, तीनों एक्सपर्ट थे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ऊपर। ये गए वहाँ पे तो डोवाल साहब ने रास्ते में कहा कि मैं इनको छुड़वा लूँगा। बड़े हमेशा आपने देखा डोवाल साहब बड़े कॉन्फिडेंस से बात करते हैं। तो लेकिन जैसे इनका प्लेन लैंड किया तो देखा कि वहाँ तो पाकिस्तान के ऐसे के लोग बैठे हैं तालिबान के साथ। तो डोवाल साहब ने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हमें उस टाइप का ऑपरेशन कंडक्ट करना चाहिए जो एंटेबे एयरपोर्ट के अंदर किया था। अगर कोशिश करते, कहने को तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती है, अगर कोशिश करते तो हमारे सारे के सारे लोग मार जाते हैं। जो तालिबान के लोग हैं वो नशे में बैठे होते हैं और थोड़ा सा हिंट मिलते प्लेन को उड़ा देते, कोई पूछने वाला नहीं होता उनको, कोई आंसरेबल नहीं थे वो। और सारे चारों तरफ से इसको घेर रखा था। ये एंटेबे नहीं है, आप यहाँ पे अटैक कर दोगे इनके ऊपर। और उसके बाद इनको छुड़ाने की बात की गई। और लोग कहते हैं जी कंधार का जो हुआ था, यहाँ पे एक ब्लैक टैची है, कोई इसमें सीरियल बना है जिसमें एक रेड टैची है, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, क्योंकि इनके पास एम्यूनिशन कुछ था ही, सामान एक आधा बैग बुक ले गए होंगे जो कुछ मर्जी, रेड टैची ब्लैक टैची कुछ तो नहीं। मतलब कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि कांधार IC-814 हाईजैक भी जो था वो इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं था, बल्कि उसको आप एक तरह से कह रहे हैं कि पॉलिटिकल फेलियर था हमारा। पॉलिटिकल फेलियर भी नहीं था, मैं सीधी सी बात कहूँगा, कॉन्स्पिरेसी थी अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ। आप देश के खिलाफ काम कर रहे हो, आप कैसे कॉन्स्पिरेसी कर सकते हो? अच्छा, ब्रजेश मिश्रा की लॉयल्टी कहीं और थी, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ नहीं थी। अच्छा। आप एनएस से बैठे हो, आज आप कोई केस लेके देख लो, अजीत डोवाल बैठे करके दिखा दो कोई चीज़, कर पाओगे क्या? आरएन काओ के टाइम में कुछ ऐसी बात हुई? कभी नहीं हुई। यहाँ पे तो कॉन्स्पिरेसी चल रही थी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी ईमानदार प्राइम मिनिस्टर थे, अटल बिहारी वाजपेयी पोएट थे, अटल बिहारी वाजपेयी के पास एजेंडा था काम करने का, लेकिन वो उनका विजन नहीं था कि मेरे को धोखा कौन दे रहा है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी को पता होता तो ये काम न करते, अपना एनएसए ढंग से चुना होता तो आज प्रॉब्लम नहीं होती। पीएम मोदी ने पावर में आने के बाद सबसे पहला काम किया, एनएसए को चुना बड़े ठोक बजा करके कि अजीत डोवाल बेस्ट है। फिर उन्होंने कई लोग ऐसे हैं जिनको अपनी कैबिनेट में लिया ही नहीं, जैसे अडवाणी को नहीं लिया, मुरली मनोहर जोशी को नहीं लिया, सुब्रमण्यम स्वामी को नहीं लिया, जिन पे उन्हें कुछ क्वेश्चन मार्क था उसको अपनी कैबिनेट में लिया ही नहीं, तभी सक्सेसफुल हुए। जो प्राइम मिनिस्टर उसकी पहली ड्यूटी बनती है अपनी कैबिनेट को चुनना, अपने एडवाइज़र को चुनना। अगर आपने एडवाइज़र ठीक चुन लिए तो फिर आप आराम से काम कर सकते हैं। इंदिरा गांधी के बेस्ट एडवाइज़र थे वर्ल्ड के अंदर, तीनों चारों कश्मीरी थे, इसीलिए इंदिरा गांधी सक्सेस थी। ठीक है, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए 1973 में, जिसकी वजह से वहाँ पे लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन करनी शुरू कर दी। डीप स्टेट तो हमें हमेशा नुकसान पहुँचाने के चक्कर में लगा रहता था। और जयप्रकाश नारायण डीप स्टेट के मेंबर हैं, डीप स्टेट ने उनको पैसा दिया, डीप स्टेट ने प्रोजेक्ट किया।